नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और एक बार भैया जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। सबको नमस्कार भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। चलिए दोस्तों, आज है ऑप्टिक्स की क्लास नंबर 5। इससे पहले 4 क्लासें हो चुकी है और अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हो तो शायद आपको बहुत सारी चीजें धीरे 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 सीखने को मिल रही होगी। और इसी तरह से चीजों को सीखा जाता है, चीजों में समय लगता है। चीजों को आप एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन बार चीजों को रिपीट करिए, तब जाके चीजें याद रहेंगी। बिल्कुल भाई, राहुल, पुष्पेंद्र भाई, अक्षय, सबको मेरा नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहली चीज तो यह है कि जो भी शब्द आ रहे हैं उनको याद रखना बहुत कैडी खीर है मेरे भाई। क्योंकि चीजें हम इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं, जब परीक्षा में घुसेंगे उस टाइम पे आपके दिमाग में मैथ भी होनी चाहिए, रीजनिंग भी होनी चाहिए, जीके भी होनी चाहिए, साइंस भी होनी चाहिए, कुछ कंप्यूटर का भी पार्ट याद होना चाहिए, करंट अफेयर्स भी याद होनी चाहिए। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि ये चीजें तभी याद रहेंगी ना, तब हम इनको बार 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 इनको याद करेंगे। जैसे हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि प्रकाश क्या है, ठीक है ना। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। फिर हमने ये पढ़ा था कि भाई प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अलग अलग टाइम पर वैज्ञानिकों ने अलग अलग बातें बोली थी। कुछ वैज्ञानिक कह रहे थे कि भाई प्रकाश की जो प्रकृति है वो कणीय होती है। ऐसा किसने कहा था? न्यूटन ने। फिर आया था हाइगेंस। हाइगेंस ने कहा था कि भाई प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो तरंगीय होती है। उसके बाद आए डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने कहा था कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो ड्यूल नेचर रखती है, द्वैत प्रकृति दिखाती है। ये बात बिल्कुल सही थी। उसके बाद में आया मैक्सवेल। मैक्सवेल ने बताया था कि भाई प्रकाश जो तरंग है वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ठीक है। विजेंद्र भाई, आपका कमेंट आ रहा है। किसी को ब्लॉक क्यों करूंगा मैं? सबके कमेंट आते हैं मेरे भाई, मेरे पास सबको खुला है। बाकी का क्लास स्टार्ट हो चुकी है तो कमेंट थोड़े से कम ले रहा हूं, बाकी का सबके कमेंट आ रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों एक वैज्ञानिक आया था, मैक्स प्लांक। प्लांक ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम आया था क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी। दोस्तों, उन्होंने कहा था कि भाई सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में आती है, जिनको हमने क्या नाम दिया था? क्वांटम नाम दिया था। उसके बाद में उन्हीं क्वांटम को आइंस्टीन ने क्या नाम दे दिया? फोटोन नाम दे दिया। फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करनी है, E बराबर एच न्यू। E बराबर एच न्यू। एच जो है वो प्लांक नियतांक है, जिसका मान आपको याद होना चाहिए था। कितना है? प्लांक नियतांक का मान कितना है? 6.62 इंटू 10⁻⁻34। सही है क्या भाई? कहीं मेरे से भी गड़बड़ी नहीं हो जाए। चलो, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 सही बोल रहा हूं, कभी कभी गलती हो जाती है भाई। 6.62 इंटू 10⁻⁻34, मात्रक भी ध्यान रखना, जूल इंटू सेकेंड। यह है प्लांक नियतांक H, ठीक है ना। इसी फॉर्मूले से आप छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। इसके बाद में एक फॉर्मूला और लिखाया था, E बराबर एम सी स्क्वायर। E बराबर एम सी स्क्वायर का, तो वहां पर C जो है वो है निर्वात में प्रकाश की चाल। इसका मान फिक्स है, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद में हमने प्रकाश के गुणधर्म पढ़े थे। फिर हमने कल की क्लास में प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम पढ़े थे, जिसमें आपको कोण I बराबर कोण R वाला जो रूल है बहुत जगह पे हेल्प करेगा। ठीक है। परावर्तन के प्रकार भी पढ़े थे, एक था नियमित परावर्तन, एक था अनियमित परावर्तन। तो यहां तक की बातें मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। चीजों को रिपीट करिए, चीजें याद होंगी, हर हालत में याद होंगी। तो जितने भी भाई लाइव है सबको मेरा नमस्कार। और अपने अड़ोस पड़ोस को और बता दो थोड़ा सा कि भाई हम डाबरा सर की क्लास ले रहे हैं, हमको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। चलिए हेडिंग लगाओ भाई। दिलकुश भाई, सचिन, रवि राजन। चलिए, टॉपिक का जो नाम रहेगा उसका नाम है
मिरर या दर्पण। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है मिरर या दर्पण। MIRROR, मिरर। और इसी का दूसरा नाम है हिंदी में दर्पण। ठीक है दोस्तों, आपको थोड़ा सा यहीं पे मैं समझा दूं कि परावर्तन के बाद दर्पण को पढ़ा जाता है। भैया आप कमेंट मत करना, है ना, प्लीज आप थोड़ा रुको, कमेंट मत करना। दोस्तों, परावर्तन के बाद में हम दर्पण वाला टॉपिक पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि दर्पण जो है ना, सुनिए मेरी बात को सुनिए, दर्पण जो है वो परावर्तन के नियमों पर काम करता है। वापस सुनिए, पहले हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, परावर्तन के जस्ट बाद में आप क्या पढ़ रहे हो? दर्पण वाला टॉपिक। क्यों भाई? परावर्तन के बाद तो अपवर्तन वाला टॉपिक पढ़ना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, परावर्तन के बाद में हम दर्पण वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि परावर्तन के नियमों पे काम करता है दर्पण। परावर्तन के नियमों पर काम करता है दर्पण और अपवर्तन के नियमों पर काम करता है लेंस। जब हम अपवर्तन पढ़ेंगे तो उसके जस्ट बाद में हम लेंस पढ़ेंगे, क्योंकि लेंस जो है वो प्रकाश के अपवर्तन के नियमों पर चलता है और दर्पण जो है वो चलता है परावर्तन के नियमों पर। इसलिए ध्यान रखना, परावर्तन के जस्ट बाद हम दर्पण वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। चलिए भाई सचिन, सबसे पहले हम परिभाषा लिखते हैं, दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण किसे कहते हैं? पहला जो यहां पर हम शब्द लिख रहे हैं वो ये है, दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण किसे कहते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, इसका जवाब ये होगा, दर्पण किसे कहते हैं, इसका जवाब ये है, यदि किसी यदि किसी पारदर्शी कांच की यदि किसी पारदर्शी कांच की एक सतह की पॉलिश कर दी जाए, एक सतह की पॉलिश कर दी जाए, एक सतह की पॉलिश कर दी जाए, तो वह कांच तो वह कांच दर्पण बन जाता है। वह कांच दर्पण बन जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक सीधी सी कहानी है। एक पारदर्शी कांच है मेरे पास, ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी का मतलब ये में से आर पार दिख जाता है। यदि किसी पारदर्शी कांच की एक सतह की पॉलिश कर दी जाए, यदि किसी पारदर्शी कांच की एक सतह की पॉलिश कर दी जाए, तो वह कांच क्या बन जाएगा? दर्पण बन जाएगा। जैसे ऐसे समझो, मेरे पास ये कोई कांच है। अब ये कांच कैसा है? पारदर्शी। कैसा है? पारदर्शी है। अगर मैं इस कांच की एक सतह की पॉलिश कर दूं, ये पीछे वाला हिस्सा हो जाएगा ना, पॉलिश कर दिया आपने, पीछे से क्या कर दिया? पॉलिश कर दी। पॉलिश के लिए हम चांदी का यूज कर सकते हैं, निकेल का यूज कर सकते हैं,
या सिल्वर नाइट्रेट को यूज ले सकते हैं पॉलिश करने के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, पहले ये दर्पण नहीं था, पहले केवल कांच बोल रहे थे, पारदर्शी कांच। यदि किसी पारदर्शी कांच की एक सतह की पॉलिश कर दी जाए तो वो कांच क्या बन जाएगा? दर्पण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दर्पण बन जाएगा। बढ़िया बढ़िया। अगली लाइन में ये लिखेंगे, दर्पण दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला दर्पण है समतल दर्पण। पहला है हमारे पास में समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। जी हां दोस्तों, जब कोई आपसे पूछे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो आपको बोलना है दो प्रकार के। पहला है समतल दर्पण और दूसरा बोलना मेरा भाई गोलीय दर्पण। अब हम क्या है, ज्यादातर स्टूडेंट्स हम में से हम ये कह देते हैं कि भाई दर्पण दो प्रकार के होते हैं, हम बताते हैं अवतल और उत्तल बताते हैं। आप में से भी ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब पूछता है भाई दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो कहते तो सही है कि दो प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं पूछता कौन कौन से, तो वो बोलते हैं अवतल और उत्तल। नहीं नहीं नहीं, ध्यान रखना, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। देखिए, नहीं मेरे भाई सचिन कुमार जी, समतल दर्पण प्लेन मिरर और स्पेरिकल गोलीय दर्पण, दो ये बोलना है ना। अब बात आती है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के हो। गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो, एक होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है और एक होता है उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इसको भी क्लियर करूंगा। एक अभिसारी दर्पण है और इसका नाम होता है मेरा भाई अपसारी दर्पण। ध्यान रखना भाई, ये नाम कभी कभी गड़बड़ी करा देते हैं। अपसारी दर्पण, ये वाले जो नाम होते हैं ये कभी कभी कंफ्यूजन करा देते हैं भाई। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इसको हम इंग्लिश में कॉनकेव मिरर और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, एक कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ओके दिनेश जी। जी दीप्ति जी, ये जो बातें हम पढ़ा रहे हैं ना, ये बुक में लगभग सेम लिखी हुई है। 99% बातें किताब से सीधी सीधी मैच कर रही है। आप किताब अगर आपके पास में है तो एक बार किताब खोल के देख लो, जिनके पास में नहीं है वो एप्लीकेशन से बुक ऑर्डर कर सकते हो। बाकी का अगर आपके पास बुक है तो शायद मुझे नहीं लगता कि सब कुछ सेम लिखा होगा। चलिए, सबसे पहले मेरे भाई हम बात करेंगे, एक एक दर्पण को पढ़ रहे हैं, पहले समतल दर्पण को क्लियर कराऊंगा, ध्यान रखना। पहले ये वाला दर्पण क्लीन करूंगा, उसके बाद में गोलीय दर्पण उठाऊंगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स लाइव है सबसे पहले हेडिंग लगाइए समतल दर्पण।
लगाइए हेडिंग पे समतल दर्पण। ये पहला प्रकार का दर्पण हम पढ़ रहे हैं, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। वैसे तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा प्लेन मिरर। दोस्तों एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है एकदम सीधा होना चाहिए। नाम से समतल, समतल मतलब समतल, प्लेन। दोस्तों एक ऐसा दर्पण जिसका ये वाला हिस्सा एकदम सीधा होना चाहिए। दोस्तों ध्यान से सुनिए, समतल दर्पण नाम से ही पहचान रहे हो ना, समतल। ऐसा दर्पण जिसका ये वाला हिस्सा जहां से प्रकाश टकरा के वापस जाएगा। देखो सुनो सुनो सुनो, ये ऐसे समझो ये दर्पण है, तो ये तो इसका पीछे वाला हिस्सा है, ये सामने वाला हिस्सा है। तो अगर ये वाला हिस्सा एकदम सीधा है, एकदम सीधा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो गोलीय दर्पण हो जाएगा। अगर ऐसा है तो ये तो गोलीय दर्पण, एकदम सीधा। तो ऐसा दर्पण जिसका ये हिस्सा, जिसको हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, जहां से प्रकाश टकरा के वापस जाता है, प्रकाश टकरा के वापस जाता है, प्रकाश टकरा के वापस जाता है, तो इस सतह को क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ का मतलब है जहां से प्रकाश टकरा के वापस जाता है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ एकदम सीधा हो, समतल दर्पण कहलाता है। सुनिए, लिख देते हैं। ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ एकदम सीधा हो, परावर्तक पृष्ठ एकदम सीधा हो, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, एक बात मैं पीछे लिख दूं, एक बात मैं पीछे लिख दूं यहीं पर, दर्पण पर या दर्पणों पर, ऐसे लिख देते हैं, दर्पणों पर परावर्तन के नियम लागू होते हैं। लागू होते, ये जो दर्पण होते हैं ना मेरे भाई, जो भी दर्पण हम पढ़ेंगे, इन पर परावर्तन के नियम लागू होते हैं। फिर या फिर हम ये कह सकते हैं, दर्पण प्रकाश के परावर्तन पर कार्य करते हैं। परावर्तन पर कार्य करते हैं, ये भी लिख सकते। देखो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं समतल दर्पण। ऐसा दर्पण, जैसे ध्यान से देखो, बना देते हैं, समतल दर्पण बना लेते हैं। देखो थोड़ा सा ध्यान, आराम आराम से यार, थोड़ा जल्दबाजी मत करो। ये समतल दर्पण है, पॉलिश कर लो भाई, पॉलिश जरूर कर लो, पॉलिश कर लो। तो जिधर से पॉलिश कर रहे हो ना, ये इसका पीछे वाला हिस्सा है, ये पीछे वाला हिस्सा है, जिधर से पॉलिश कर रहे हो ना, वो उसका पीछे वाला हिस्सा है। तो देखिए यहां पर दर्पण के नियम काम करते हैं। जैसे ये इसका अभिलंब हो, मान लो ये क्या है, इसका अभिलंब, नॉर्मल, ये अभिलंब है, मतलब एन से लिखते हैं इसको, नॉर्मल। और ये तो हो गया अभिलंब।
तो आपको पता है ये आने वाली किरण है, सही बना लेते हैं। ये आपतित किरण है, ये आप, और ये टकरा के जाने वाली किरण है, ये परावर्तित किरण है। ये है आपतित किरण, और ये टकरा के वापस जा रही है, ये है परावर्तित किरण। और ये है कोण आई, और ये है कोण आर। तो यहां पर कोण आई बराबर होता है कोण आर। ये नियम आपके समतल दर्पण या सभी दर्पणों पर लागू होता है। तो देखिए, पहली बात तो इसकी पहचान, समतल दर्पण का मतलब है ये वाला हिस्सा, ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये एकदम सीधा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, हम बार बार कह रहे हैं कि हम दर्पण है ना, तो ये जो भी दर्पण हम पढ़ेंगे, कोई सा भी दर्पण हो, सब पे परावर्तन के नियम लागू होंगे, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब मैं आपको समतल दर्पण से जुड़े हुए 10 क्वेश्चन एक एक करके लिखा रहा हूं। समतल दर्पण से जुड़े हुए 10 क्वेश्चन में आपको एक एक करके लिखाऊंगा। धैर्य के साथ एक एक क्वेश्चन को समझना, कोई दिक्कत आए तो मुझे बता दे, ठीक है ना। समतल दर्पण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना भाई। अब देखिए, पहला क्वेश्चन लिख लेते, एक एक करके लिखा देता, ऐसे लिख लो। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है। एक एक शब्द को समझाऊंगा, धैर्य रखो। आभासी, सीधा, हमेशा वस्तु के समान, सुनिए, हमेशा वस्तु के समान, व पार्श्वीय परिवर्तन, पार्श्वीय परिवर्तन दिखाई देता है। समझा रहा हूं, धैर्य रखो, थोड़ा मुझे समय लगाने दो, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये चीजें ना पूरे दर्पण और लेंसों में रिपीट होंगी। तो मैं चाह रहा हूं कि जो शब्द मैं बोलूं ना मेरे भाई, उनको आप समझते चलना, क्योंकि फिर लेंस में समय बचाऊंगा मैं, लेंस में मैं समय बचाऊंगा। पहले आप प्लीज दर्पण वाले टॉपिक में एक एक शब्द को क्लियर कर लेना, फिर मत कहना कि सर ये क्या है। देखिए भाई, आपके सामने मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके घर में जो चेहरा देखने के लिए जो कांच काम में लेते हो आप, वो समतल दर्पण है ना, होगा ना आपके पास पक्का। जो भी स्टूडेंट्स अभी लाइव है, आपके घर में समतल दर्पण होगा, नॉर्मली जो हम फोटो देखने के लिए या चेहरा देखने के लिए काम में लेते हैं। अब सुनना, अगर आप उसमें देखिए, पहली चीज, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा। भैया ये क्या शब्द है गुरु जी, ये शब्द क्या है, प्लीज इन्हीं को तो क्लियर करके चलना है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। सर आभासी का मतलब क्या है, प्लीज ये बता दो। आभासी का मतलब है, सुन लो, अभी लिखाऊंगा लिखाऊंगा, एक ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सके, एक ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता,
आभासी प्रतिबिंब कहलाता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। देख भाई, सुन थोड़ी देख, देखो एक छोटी सी बात बताओ, अगर कोई दो प्रकाश की किरण, समझो 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 समझो, यदि कोई ऐसे कोई वस्तु रखी है ना, और अगर कोई प्रकाश इधर से जा रहा है, एक प्रकाश इधर से जा रहा है, और टकराने के बाद ये एक दूसरे को काट रहे हैं। अगर दो प्रकाश की किरण, सुन मेरी बात को थोड़ा 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 समझ ले, जैसे मैंने ये अवतल दर्पण बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, ये क्या बना दिया, थोड़ी देर के लिए अवतल दर्पण बनाया समझाने के लिए। इसमें क्या हो रहा है, जैसे एक प्रकाश की किरण यूं जा रही है और एक यहां से नीचे से जा रही है, टकरा के ये जहां काटती है, अगर दो प्रकाश की किरण टकराने के बाद काट रही है, यदि दो प्रकाश की किरण टकराने के बाद एक दूसरे को काट रही है, तो प्रतिबिंब वही बनेगा जहां पे चीज जो दो किरण काटती है ना, वहीं पे बनता है प्रतिबिंब। जहां पे दो प्रकाश की किरण एक दूसरे को काटती है, प्रतिबिंब वही बनता है, और वो प्रतिबिंब होता है वास्तविक। वो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा, ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, एक साथ बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। जोड़े, इन जोड़े को आज ही समझिए, कल की जाए मैं वापस ये शब्द रिपीट नहीं करूंगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, तो वास्तविक के साथ फिक्स है। वास्तविक के साथ क्या शब्द यूज करना है, हमेशा मर जाना, लेकिन वास्तविक के साथ उल्टा रखना है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, और जो आभासी प्रतिबिंब है इसके साथ हमेशा सीधा शब्द बोलना है। प्लीज गांठ बांध लो दो शब्दों के। सर वापस समझाओ। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब है, पहले तो ऐसे बोलना, ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये पर्दे पर ही प्राप्त हो रहा है, जब प्रकाश टकराने के बाद यहां मिल रही है, तो इसका मतलब है यहां कोई पर्दा लगा हुआ है, प्रतिबिंब यहां मिल रहा है हमको। तो अगर कोई प्रतिबिंब वास्तविक कब कहलाएगा, जब प्रकाश की दो किरण टकरा के वहां पर प्रतिबिंब बना रही है। दोनों की परिभाषा लिखा दूं, सुनिए। क्लियर करो भाई, नहीं भगने से क्या होगा, जब शब्द ही नहीं पता है तो क्या करोगे भाग के। तो पहला तो मैं यहां लिख दूं, आभासी प्रतिबिंब। आनंद आ जाएगा जीवन में, दोबारा कभी विज्ञान नहीं पढ़ना है। एक तो है आभासी प्रतिबिंब, और एक है वास्तविक प्रतिबिंब। दोबारा अगर किसी ने कह दी मेरे से कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो मुंडी फोड़ दूंगा तुम्हारी। दोनों में अंतर सुन लीजिए। देखो भाई, आभासी प्रतिबिंब एक ऐसा प्रतिबिंब, एक ऐसा प्रतिबिंब, एक ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ऐसे समझो केवल आभास हो रहा है, वास्तविकता नहीं है इसमें। और यहीं पर ये लिख दूं, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु, सॉरी, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, सीधा बनता है। एक छोटी सी बात और लिख दूं जिसको आगे समझाऊंगा मैं। जब भी कभी आभासी प्रतिबिंब बनता है तो उसके लिए एक निशान यूज होता है, प्लस का निशान। इसको आगे समझाऊंगा, यहां पर बिल्कुल नहीं बोलूंगा इसके बारे में।
जब हम एक टॉपिक आएगा इसमें, प्लीज सुनो अभी, एक टॉपिक आएगा आवर्धन क्षमता ज्ञात करो, मैग्निफिकेशन, एक टॉपिक आएगा इसी में। जब आप आवर्धन क्षमता ज्ञात करोगे तो उत्तर या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। सुनो सुनो सुनो, जब आप आवर्धन क्षमता ज्ञात करोगे तो या तो उत्तर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। अगर उत्तर प्लस में आ रहा है, इसका मतलब समझ जाना कि प्रतिबिंब जो है वो आभासी और सीधा होगा। प्लस का मतलब है कि प्रतिबिंब जो है वो आभासी और सीधा होगा। आगे और समझा दूंगा, पहले यहां पर केवल हिंट दे रहा हूं। आभासी और सीधा, जैसे ही कहीं प्लस दिख जाए, कहीं जैसे आवर्धन क्षमता एक टॉपिक आएगा, अभी ज्यादा टेंशन मत लो, तनाव मत लो ज्यादा। यदि कहीं पर प्लस का निशान दिखेगा, कब कब दिखेगा ये निशान? आप एक क्वेश्चन करोगे, आवर्धन क्षमता ज्ञात करो, इस दर्पण की आवर्धन क्षमता, दर्पण हो चाहे लेंस हो, आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी पड़ेगी आपको। अगर जब हम आवर्धन क्षमता ज्ञात करेंगे और अगर उत्तर प्लस में आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। प्लस का मतलब है कि प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा। क्लियर है यहां तक की बातें? पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसका मतलब है कि प्रकाश की जो किरण है टकराने के बाद एक दूसरे को काटती नहीं है। प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसका मतलब दो प्रकाश की किरण टकराने के बाद एक दूसरे को काटती नहीं है, काटती नहीं है, नहीं काटती है। तो अगर प्रकाश की किरण काटती नहीं है तो हम बोलेंगे कि प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा? आभासी। ऐसे बोलते हैं कहीं काटती होगी, अब पता नहीं कहां काटती होगी। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब, एक है वास्तविक प्रतिबिंब। ऐसा प्रतिबिंब, ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, फिक्स है। जहां वास्तविक आ गया वहां पे उल्टा आएगा, उल्टा बनता। दोस्तों एक चीज और क्लियर कर लो, जहां पे आवर्धन क्षमता को हम एम से लिखेंगे ना, आवर्धन क्षमता का मान माइनस में आ रहा होगा। माइनस का मतलब है वास्तविक और उल्टा, क्लियर कर लेना। आगे प्लीज ये शब्द याद रह जाए। एम क्या है गुरुजी? एम का मतलब है, हम ज्ञात करेंगे, एक टॉपिक आएगा आगे, आवर्धन क्षमता। एम का मतलब है आवर्धन क्षमता, ज्ञात करेंगे, मैं बता दूंगा। तो शायद समतल दर्पण का पहला क्वेश्चन हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से समझते चलिए मेरे भाई। मैं दावा कर रहा हूं कि पूरे जीवन में मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो विज्ञान में सिखाने की कोशिश कर रहा हूं ना आपको, शायद न तो कभी भूतकाल में सीखी होगी और न कभी भविष्य में ऐसी कोई सीखेगा। मुझे समय जरूर लग जाएगा, लेकिन एक ऐसी विज्ञान सिखा दूंगा जो आप मुझे
हमेशा याद रखोगे कि यार कोई मास्टर था जिसने हमको विज्ञान सिखाई थी। हर वो शब्द का मतलब सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरा भाई मेहनत आपको करनी पड़ेगी और थोड़ा सा सपोर्ट करो आप। अगर आपने डावरा सर का सपोर्ट नहीं किया ना, तो यार फिर देखिए आपके सपोर्ट से ही आप और हम सब 2 रुपए के पीछे भाग रहे हैं। और आप खुद देख रहे होंगे कि पूरा साइंस जिसके अंदर पूरा फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, पूरा केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, पूरा बायो पढ़ा रहा हूं, क्या फीस ले रहे हैं हम? 300-400 रुपए आपसे फीस लेते हैं। अरे 300-400 रुपए आप कहां उड़ा दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरा भाई कभी सोच के देखना, जिस दिन ये विज्ञान खत्म हो उस दिन सोच के देखना कि यार डावरा सर को जो हमने 300-400 रुपए दिए हैं, क्या वास्तव में वो बहुत ज्यादा थे? कभी ईमानदारी से, मैं ये नहीं कह रहा, मैं उल्टे सीधे लोगों के साथ जुड़ना और उनकी बातें सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं, लेकिन कभी सोचना, जब ये साइंस पूरी हो जाए ना, तब आप सोचना कि यार गुरुजी को जो हमने दक्षिणा दी है, क्या मैंने लूटा है आपको? अगर कोई ये कह दे कि डावरा सर ने 400 रुपए लेकर हमको लूट लिया, तो यार बताना आपका एहसान नहीं भूलूंगा। तो इतनी मेहनत कोई जीवन में कर जाए आपके लिए, मेरी गारंटी है, और मैं दावा कर रहा हूं कि नौकरी लगा के छोड़ूंगा चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। और आपसे कह रहा हूं, 8 वाली क्लास के लिए बार बार कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि वो पूरा निचोड़ है एनसीईआरटी का। मेरा भाई ऐसे नहीं चलता है, चीजों को टाइम देना पड़ता है। कुछ भाई रट के बैठ गए, बैठे रट रट के बैठ रखा है, बहुत सी बार रट रखा है। ये पृथ्वी में आवासी बनता है सीधा। क्वेश्चन जब पेपर में आता है ना, तो खोपड़ी गर्म हो जाती है, देख लेना पता लग जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, और ये भी क्लियर कर दिया कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। अब एक चीज और है, ये ध्यान से सुनो। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा हमेशा वस्तु के समान बने। सुनो मेरी बात, इस शब्द को भी अच्छे से क्लियर कर लो। समतल दर्पण में, आपके पास में समतल दर्पण है, ये जैसे आप इस पेन को समतल दर्पण के पास में ले जाओ, कितना भी पास ले जाओ, ये जितना बड़ा है ना उतना ही बड़ा दिखाई देगा। कितना भी पीछे ले आओ, कितना भी पीछे ले आओ, तो भी प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के समान बनेगा। देखिए भाई, कुछ भाई कहते हैं सर की 6 से 7 महीने लगाते विज्ञान पढ़ने में। सचिन, उनसे पूछना, ऐसे ऐसे स्टूडेंट है रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जिनको तैयारी करते करते 5 साल हो गए आज, और ग्रुप डी की परीक्षा पास नहीं हो रही। उससे बढ़िया तो आप मेरे 6 महीने और 7 महीने विज्ञान पढ़ लो, वो भी काम में आएगी। उनसे बोलो, धुंधर धुरंधर जो है ना, जो 3 महीने में विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, उनसे पूछना, भाई ग्रुप डी की परीक्षा क्यों दे रहा है धुरंधर? जो लोग ये कहते हैं कि सर विज्ञान पढ़ाने में टाइम लगाते हैं, उनसे ये पूछना कि मेरे भाई धुरंधर, तू ग्रुप डी की परीक्षा क्यों दे रहा है? पिछली बार भी दी थी तूने ग्रुप डी, इस बार भी दे रहा है, आगे भी देता रहेगा। ऐसे धुरंधरों से बचिए जो कम समय में परीक्षा पास करना चाहते हैं। वो कहने के लिए धुरंधर होते हैं, आता कुछ भी नहीं है उनपे। फोर्थ क्लास, अभी जो फॉर्म चल रहे हैं, 4th क्लास के फॉर्म भर रखे उन्होंने, वो धुरंधरों ने। टाइम लगता है मेरा भाई, सालों लग जाते हैं, क्या बात कर रहा है 6 और 7 महीने की।
ये विज्ञान को सीखने में सालों लग जाती है मेरा भाई। क्या 6 महीने की बात कर रहे हो आप? इसलिए उनको भी पढ़ने दो जो 3 महीने में विज्ञान सीखना चाहते हैं, और आप भी पढ़िए 6 महीने मेरे से। टाइम तो लगेगा लेकिन लगने दो। सिलेबस तो मैं भी 2 महीने में पूरा करा दूंगा। जो धुरंधर टीचर है ना, जिनका नाम आप ले रहे हो, वो स्क्रीन पे पीपीटी खोल देता है। पीपीटी इसको पढ़, ये लिखा हुआ मिलेगा उनके बोर्डों पर। जो धुरंधर टीचर होते हैं ना, मैं आप देख लेना यूट्यूब पर, ये सब कुछ उन पे लिखा हुआ मिलता है। अरे ये लिख दिया, तू पहले से लिख के लाया है बोर्ड पे, कोई भी पढ़ देगा इसको। तो तू क्या पढ़ा रहा है भाई? वो धुरंधर टीचर 3 महीने में कोर्स कैसे करा देते हैं? वो ऐसे करा देते हैं कि ये सब चीज लिखी हुई लाते हैं, पहले से लिख लेते हैं बोर्ड पे, लिखी हुई लाते हैं। ओ भाई साहब पढ़ दिया, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा। अरे तू क्या पढ़ा रहा है? उसको तो कोई भी पढ़ा देगा हमारा स्टूडेंट। एक एक चीज को यहां लिख बोर्ड पे, तब पता लगेगा तेरा कि कितनी विज्ञान तेरे को याद है। टीचरों को याद नहीं है विज्ञान भाई, टीचरों को याद नहीं है। लिख के ले आते, पढ़ देते उसको। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा, हमेशा। बस कोई भी पढ़ देगा उसको। तो सचिन पे पढ़वा दूं मैं विज्ञान, बोल, मेरी गारंटी है। जो मेरा स्टूडेंट पढ़ रहा है ना, मान ले अगर ये चीज बोर्ड पे लिख रही है, तो मैं कह रहा हूं मेरा स्टूडेंट आके पढ़ देगा इसको। टीचर क्या करेगा इसमें? और कह रहे कि वो 3 महीने में विज्ञान पढ़ा देते। अरे 3 महीने की बात कर रहा हूं मैं, 1 महीने में करा दूं विज्ञान पूरी आपको, 1 महीने के अंदर। अक्षय, मेरी जो भी भाई अभी लाइव है, मैं ये कह रहा हूं, मान ले अगर ये चीज लिख रही है बोर्ड पे, तो क्या आप नहीं पढ़ा सकते कि इस विज्ञान को? पढ़ा सकते हो आप, पढ़ना ही तो है आपको। यही कर रहे टीचर, लिख के लिए आते बोर्ड के ऊपर और पढ़ देते हैं। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा, हमेशा वस्तु के समान होगा, और पार्श्वीय परिवर्तन दिखाई देगा। अरे इसका एक एक शब्द समझा, तब पता लगेगा। हाँ, फिर हमने तो ये भी तो बता रहे आपको भाई, आभासी और सीधा का क्या मतलब है। फिर यहां अलग से लिखा, आभासी का मतलब है एक ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब बहुत सारे लोग बूढ़े हो जाएंगे, उनको यही नहीं पता चलेगा कि पर्दे पर प्राप्त कैसे होता है प्रतिबिंब। सर फिजिक्स से कब खत्म होगी? फिजिक्स जो है हो जाएगी, 7-8 दिन में पूरी हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। एक भाई का कमेंट है, सर फिजिक्स कब तक खत्म हो जाएगी? मेरे हिसाब से 7-8 दिन तो लगेंगे पूरा होने में। मेरे भाई हमको पता है, जो विद्यार्थी आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, सच बता रहा हूं मैं, जो स्टूडेंट्स आर्ट्स बैकग्राउंड से आते ना, उनको 20 तक तत्व याद नहीं है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम उनको याद कराना पड़ता है मेरा भाई, याद। यही वास्तविकता है। मैं पूछूंगा ना कि सल्फर कौन से नंबर पे आता है, सल्फर, हाइड्रोजन, हीलियम, ऐसे करते रहेंगे। भाई उनको भी साइंस सिखानी होती है, सबको विज्ञान पढ़ाना होता है। जो इंटेलिजेंट है उनको क्या विज्ञान पढ़ा रहे हो? वो तुमको मास्टरों को विज्ञान पढ़ा दे। अरे विज्ञान तो उनको सिखानी है जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, उनको भी साइंस सिखाना पड़ता है हमको। बिल्कुल भाई सुमेर, जो बात आपने कही है वो ही मैं कह रहा हूं। एक बार टाइम दे दो, मैं कहूं पूरे जीवन के लिए 1 साल दे दो, कि 1 साल हमें पढ़ना है, चाहे गुरुजी विज्ञान पढ़ाए, पढ़ाते रहो, कितना पढ़ाना उतना। अगर कोई स्टूडेंट ये ठान ले कि मुझे तो 1 साल साइंस पढ़नी है, 1 साल मतलब 1 साल के अंदर ऐसे जैसे 4 चीजों को फिक्स कर लो कि भाई मुझे 1 साल के अंदर मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस पढ़नी है, कंप्लीट पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है उसको।
5 साल नहीं घूमना पड़ेगा, इस ब्रह्मांड के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। 1.25 करोड़ फोरम है ग्रुप डी के अंदर, 1.25 करोड़। चलो अब वापस आ जाओ। इसलिए मैं तो भाई, कोई हमारी बुराई करे, कोई हमारी अच्छाई करे, लेकिन इतना दावा ठोक सकता हूं कि जिस दिन मेरा विद्यार्थी परीक्षा देके आएगा, आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। चाहे मैं इस विज्ञान को 6 महीने में पूरी करूं, चाहे 8 महीने में पूरी करूं, लेकिन यह मेरी गारंटी है कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। ये है मेरी कहानी। बस अब सुनो भाई, समतल दर्पण की बात हो रही है, तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है और हमेशा वस्तु के समान। इस लाइन को फिक्स कर लो। समतल दर्पण में, जैसे मान लो कोई समतल दर्पण लग रहा है, इस वस्तु को आप बिल्कुल पास में ले जाओ, दूर ले आओ, ये जितनी बड़ी है ना उतनी ही बड़ी दिखाई देगी। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, लाइन फिक्स याद कर लो, हमेशा, हमेशा का मतलब होता है कितना भी आगे पीछे करो, कितना भी आगे पीछे करो, हमेशा का मतलब है, मतलब मेरे सामने समतल दर्पण रखा है, मैं यहां पर ये देख रहा हूं, तो ये जितना बड़ा है ना उतना ही बड़ा दिख रहा है, पास में लाओ, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा दिख रहा है, पास में लाओ, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा दिख रहा है। तो ऐसा दर्पण जिसमें प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के समान बनता है, ध्यान रखना। इसके अलावा ये क्या शब्द है? पार्श्वीय परिवर्तन, लेटरल चेंजेज। लेटरल चेंजेज क्या है? देखो भाई, एक बार यहां पर एक छोटा सा डायग्राम से कुछ चीजें और क्लियर करना चाह रहा हूं। ये समतल दर्पण बना दूं, सुनिए, क्वेश्चन और यहीं पर लिख दूंगा। देखो, कोई वस्तु समतल दर्पण से, लिखाऊंगा ये क्वेश्चन, 2 मीटर आगे रखी है, हाँ रखिए 2 मीटर आगे, ठीक है, ये समतल दर्पण है और वस्तु 2 मीटर आगे रखी है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, वो दर्पण से 2 मीटर पीछे ही बनेगा। वस्तु जितनी आगे होगी, प्रतिबिंब उतना पीछे बनेगा। क्वेश्चन लिखा रहा हूं, सुनिए भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, लिखा रहा हूं। ये समतल दर्पण है, कोई वस्तु समतल दर्पण से 2 मीटर आगे रखिए, वस्तु को बोलते हैं बिंब, है ना, इसको क्या बोलते हैं? बिंब। और ये है हमारा जो दर्पण में दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब, ठीक है। यहां पर मैं 1 2 3 4 5, इसकी मुंडी में 5 बाल है, 1 2 3 4 5, इसकी मुंडी में भी 5 बाल है, मेरी तरह कम है इसकी बाल, है ना। तो भाई 5 बाल मुंडी में, 5 बाल इधर, इधर भी 5 ही बाल होने चाहिए, इधर ज्यादा मत बनाना, है ना। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब आभासी होगा, ठीक है गुरुजी, सीधा होगा, ठीक है गुरुजी, हमेशा वस्तु के समान होगा, ठीक है गुरुजी, हमेशा वस्तु के समान होगा। और अब एक शब्द और सुनो, एक शब्द यह है, पार्श्वीय परिवर्तन का मतलब है, जैसे मैंने इसके आगे के रख दिया, के, मेरे भाई सुन, जैसे समतल दर्पण के आगे आपने क्या रखा? के अक्षर रख दिया, के रख दिया, तो जब ये दर्पण में दिखेगा ना, तो इतना ही आगे बनेगा प्रतिबिंब, तो जैसे ये 1 मीटर आगे है, तो प्रतिबिंब तो 1 मीटर पीछे बनेगा, लेकिन इसकी भुजा बदल जाती है, भुजा 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 बदल जाएगी, भुजा बदल जाती है, इसको बोलते हैं पार्श्वीय परिवर्तन। ये भुजा बदल जाती है, इसको बोलते हैं पार्श्वीय परिवर्तन। भुजा बदल जाती है, भुजा बदल जाती है। आपने रीजनिंग में भी पढ़ा होगा, 100% आपने रीजनिंग में भी पढ़ा होगा दर्पण प्रतिबिंब। तो आप क्या करोगे, जैसे और क्लियर कर लो, जैसे हम दर्पण के सामने दाएं हाथ खड़ा करेंगे, तो पता है कांच में कभी देखना दर्पण में, आपको वहां पर दर्पण में बायां हाथ उठा हुआ दिखेगा। हमने कर रखा है दायां हाथ उठा रखा है हमने, लेकिन हमको दर्पण में बायां हाथ उठा हुआ दिखेगा। ये लेटरल चेंज, भुजा बदल जाती है, इसको बोलते हैं पार्श्वीय परिवर्तन।
मेरा भाई क्लियर है क्या? एक बार क्लियर करो। जैसे आपने ऐसे इसके आगे लगा दिया सी, सी लिख दिया सी, 1 मीटर आगे, तो इसका प्रतिबिंब तो, अगर वस्तु 1 मीटर आगे है तो प्रतिबिंब 1 मीटर पीछे ही बनेगा, लेकिन इसकी क्या बदल जाती है? भुजा बदल जाती है, भुजा बदल जाती है। इसीलिए एम्बुलेंस पे, एम्बुलेंस पे कभी अक्सर देखना पार्श्वीय परिवर्तन में लिखे होते हैं। एम्बुलेंस में जो अक्षर लिखे होते हैं वो पार्श्वीय परिवर्तन में लिखे होते हैं। जब आपको दिखते हैं ना तो वो सीधे दिखते हैं, सीधे दिख जाते हैं। सर जूलॉजी रिकॉर्डेड में से पढ़े या लाइव में से? दोनों में से पढ़ लो, दोनों ही अच्छी है, जो अच्छा लगे उसमें से पढ़ लो। रिकॉर्डेड भी अच्छी है, रिकॉर्डेड में क्लासेस ज्यादा है, और अब जो पढ़ाई है ना लाइव, उसमें केवल एनसीईआरटी के चैप्टर पढ़ाए हैं, तो टाइम मिले तो दोनों को पढ़ डालो। तो ये कहानी क्लियर हो चुकी है आपकी। अब एक दूसरा क्वेश्चन में यहां लिख, ठीक है। समतल दर्पण में, समतल दर्पण में वस्तु जितनी आगे होती है प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। मतलब समझो, मतलब यह है वस्तु 2 मीटर आगे, वस्तु 2 मीटर आगे तो प्रतिबिंब दर्पण से 2 मीटर पीछे बनेगा, पीछे बनेगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे रखी हुई है प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। इस क्वेश्चन को बार बार मैं बोल दूं, अगर वस्तु 2 मीटर आगे है तो प्रतिबिंब दर्पण से 2 मीटर पीछे बनेगा। वस्तु 1 मीटर आगे है तो प्रतिबिंब दर्पण से 1 मीटर पीछे बनेगा। क्लियर है ना ये क्वेश्चन? कभी कभी इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया जाता है, जैसे कोई वस्तु है समतल दर्पण से 1.5 मीटर आगे है, ठीक है, क्लियर है, तो पक्की बात है इसका प्रतिबिंब जो है वो 1.5 मीटर पीछे बनेगा। प्रतिबिंब 1.5 मीटर कहां बनेगा? पीछे बनेगा। ये बिंब है, ये प्रतिबिंब है। वस्तु 1.5 मीटर आगे तो प्रतिबिंब 1.5 मीटर पीछे बनेगा। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो, दोनों के बीच की दूरी पूछ लेता है। प्लीज ध्यान से सुन लो, कभी कभी दोनों के बीच की दूरी पूछ लेता है, बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछ लेता है। तो अगर वो आपसे क्वेश्चन में बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछे, अगर क्वेश्चन में बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछे, बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछे, बीच की दूरी कितनी होगी? 1.5 मीटर आगे, 1.5 मीटर पीछे, दोनों के बीच की दूरी 3 मीटर। उत्तर जाएगा इसका 3 मीटर। ये क्वेश्चन समझ में आया कि एक बार कमेंट करना। भाई सीधी सी बात है, वस्तु 1.5 मीटर आगे है तो प्रतिबिंब 1.5 मीटर पीछे बनेगा। दोनों के बीच की दूरी पूछ लेता है कभी कभी। ये क्वेश्चन क्लियर करो एक बार तो। यस यस यस। क्लियर है ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन सुनिए। अगला क्वेश्चन ये है, कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर वी चाल से आता है, तो उसका प्रतिबिंब टू वी चाल से आता हुआ प्रतीत होता है। आता हुआ प्रतीत होता है। सुनिए, ये क्या क्वेश्चन है, एक बार इसको सुन लीजिए। इस क्वेश्चन को समझो भाई, चित्र बना बना के समझो, आराम आराम से। कोई व्यक्ति समतल दर्पण, ये हमारा समतल, कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर वी वेग से आ रहा है। इसकी स्पीड कुछ भी हो सकती है। ये समतल दर्पण की ओर वी वेग से आ रहा है। तो अगर ये आगे आ रहा है तो इधर से मेरा भाई प्रतिबिंब भी आगे आ रहा होगा। तो ये जो प्रतिबिंब है ये टू वी वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। प्रतीत होता है मेरा भाई, रियलिटी तो ये है। सुन मेरी बात, अगर मैं दर्पण की ओर 2 की स्पीड से जा रहा हूं तो मेरा प्रतिबिंब में भी 2 की स्पीड से आ रहा है। लेकिन यहां पर जो चाल होती है ना, ये होती है आभासी चाल। सुनिए, ऐसा क्यों होता है? जैसे इसको ऐसे भी समझ लो, कोई आदमी 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है दर्पण की ओर, तो फोटो 4 की स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा। प्रतिबिंब 4 की स्पीड से आता हुआ प्रतीत होता है। प्रतीत होता है, वास्तविकता नहीं है इसमें, केवल आभास होता है। ऐसा ऐसा इसलिए क्योंकि रियलिटी ये है। सुनो, ये जो चाल है ना, इसको बोलते हैं, ये जो चाल है इसको बोलते हैं आभासी चाल। और आभासी चाल में क्या होता है, जैसे सच में तो ये भी बी की स्पीड से जा रहा है और ये भी बी की स्पीड से आ रहा है। ये बी की स्पीड से जा रहा है इधर, तो ये इधर बी की स्पीड से आ रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये चाल जो है ना, ये जुड़ जाती है और ये आपको टू वी वेग से आता हुआ प्रतीत, डबल स्पीड आपको महसूस होती है, क्योंकि इसमें जाने वाली स्पीड और आने वाली स्पीड का योग दिखाई देता है। क्वेश्चन को वापस समझो। आपसे वो ऐसे पूछेगा, भाई कोई व्यक्ति है समतल दर्पण की ओर वी की वी चाल से जा रहा है, तो फिर उसका जो प्रतिबिंब है ना, वो टू वी चाल से आता हुआ प्रतीत। फिर वो ऐसे बोल सकता है, कोई आदमी 2 की स्पीड से जा रहा है कांच की ओर, तो वो फोटो जो है ना, वो 4 की स्पीड से आता हुआ दिखेगा। फोटो 4 की स्पीड से आता हुआ दिखेगा, 4 की स्पीड से आता हुआ दिखेगा फोटो। क्लियर है ना? ये क्वेश्चन क्लियर है? कोई व्यक्ति 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है दर्पण की ओर, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो 4 की स्पीड से आता हुआ प्रतीत होगा। प्रतीत होगा। आगे बढ़ू अगले क्वेश्चन पे, यस करो भाई, एक बार यस कर दो जल्दी से। जितने भी भाई लाइव है, धीरे 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 एक एक क्वेश्चन को क्लियर करिए। यस, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है, किसी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए
अपनी लंबाई का आधा दर्पण सामने होना चाहिए। इसका मतलब समझो, रुक जाओ रुक जाओ। दोस्तों ये क्वेश्चन ये है, कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है जिसकी लंबाई 6 फीट है, एक व्यक्ति है जिसकी लंबाई 6 फीट है, और ये व्यक्ति चाहता है कि इसकी पूरी तस्वीर, पूरा फोटो एक बार में दिख जाए दर्पण में। मान लीजिए मेरी लंबाई 6 फीट है और मैं चाह रहा हूं कि मेरा फोटो एक बार में पूरा दिख जाए, तो हाइट का आधा दर्पण सामने होना चाहिए। हाइट का आधा दर्पण सामने होना चाहिए। हाइट का आधा दर्पण सामने होना चाहिए। पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हाइट का आधा दर्पण सामने होना चाहिए। जैसे ही कभी कभी ये ऐसे भी पूछ लेता है, जैसे किसी व्यक्ति की जो लंबाई है, किसी व्यक्ति की लंबाई 150 सेंटीमीटर है। अगर ये व्यक्ति चाहता है, 150 सेंटीमीटर है, मान लीजिए मेरी लंबाई 150 सेंटीमीटर, और मैं चाहता हूं कि मेरा प्रतिबिंब एक बार में पूरा दिख जाए, तो सामने हाइट का आधा दर्पण सामने होना चाहिए। 150 का आधा करो, 75 सेंटीमीटर का दर्पण सामने लगाना पड़ेगा। समतल दर्पण सामने होना चाहिए, पूरा प्रतिबिंब दिख जाएगा मेरा भाई, नहीं तो नहीं दिखेगा। फिर यस का जवाब दो। ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया? ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार यस का मैसेज और छोड़ दो, फिर अगला क्वेश्चन और समझा देता हूं। क्लियर है ना क्वेश्चन? क्लियर है भाई? क्लियर है? एक क्वेश्चन और समझ लो, खूब सारे क्वेश्चन लिखाऊंगा, दुनिया भर की किताबें देख लेना, जो भी आपको मार्केट में मिले, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा आपका। कोई भी प्रीवियस ईयर के पेपर कर लेना, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन और, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को याद रखना अच्छे से, एक अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से सुनना। देख भाई क्वेश्चन ये है, जैसे ये समतल दर्पण है, प्लीज अच्छे से सुनना भाई इस क्वेश्चन को। ये मेरे पास समतल दर्पण है, ये अभिलंब है, नॉर्मल बोलते हैं इसको अभिलंब। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। ठीक है, सुनिए सुनिए सुनिए, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित। प्लीज इस क्वेश्चन को याद करके जाना। क्वेश्चन ये है, यहां पर ये आपको पता होगा कोण आई है, आपतन कोण, और ये कोण आर है, परावर्तन। क्वेश्चन सुनना अच्छे से। क्वेश्चन ये है कि आपतित किरण को स्थिर रखकर, ये वाली किरण है, इसको फिक्स रखो। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, यदि आपतित किरण को स्थिर रखकर, आपतित किरण को स्थिर रखकर दर्पण को, प्लीज अच्छे से समझना। एक तो भाई कमेंट करके बताइए, आज कोई क्लास में कोई वफरिंग वगैरह हुई, कहीं नजर आई क्या? रामदेव जी, पुष्पेंद्र जी, अभिलाष, क्या नाम है, एक बार मुझे कमेंट करिए, आज की क्लास में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई इंटरनेट की कोई वफरिंग हुई है क्या? अब भैया मेरे क्या करूं मैं, वो शाम को जब 6 बजे क्लास लेता हूं,
तो वो बफरिंग करती है। बताओ मैं क्या करूं यार। वो ही इंटरनेट यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ 1 घंटे 1.5 घंटे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने ये क्लास आज रात को 9:30 बजे चालू की है, तो बताओ कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यार 6 बजे ही दिक्कत क्यों होती है, मैं क्या करूं भाई यार इसमें। इसलिए क्लास मैंने 9:30 बजे लगाई, क्योंकि पिछली 1 2 3 नंबर की जो क्लास है उनमें बहुत डिस्टर्ब हुआ यार, बहुत डिस्टर्ब हुआ। मैं उन तीनों क्लासों को दोबारा बनाऊंगा, उन तीनों क्लासों को मैं दोबारा बनाऊंगा। क्या करूं यार बताओ। मैं रात को 8 बजे से पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे, क्लासें धुआंधार चल रही है, कहीं नहीं रुकी 1 सेकंड के लिए। मैं 9:30 बजे फिर एप्लीकेशन पे पढ़ाने लग गया, 10:30 11 बज गए, कहीं क्लास नहीं रुकी है। अब बताओ। अब यार 6 बजे सुबह क्लास लेता हूं। मैंने एक बार सुबह 6 बजे और चालू की थी क्लास। भगवान पता क्या ग्रहण लगता है इस 6 बजे को। 6 बजे क्लास ली सुबह, वो भी क्लास जो है बफरिंग कर गई। शाम को 6 बजे क्लास लेता हूं, वो भी बफरिंग कर गई। आज की क्लास देखो, 1 सेकंड पलक झपकने के लिए कोई दिक्कत नहीं आई क्लास में। ये यार भाई, अब मैं क्या करूं। हो सकता है कि 6 बजे ट्रैफिक ज्यादा है, जो भी है, लेकिन मेरा भाई इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैंने क्लास 9:30 बजे ली है। कल भी ये क्लास 9:30 बजे ही होगी। क्लास नंबर 1 2 और 3 दोबारा बना दूंगा, तीनों क्लास दोबारा रिकॉर्ड कर दूंगा अच्छे से। ठीक है। और दोनों टाइम पढ़ा दूं तो क्या दिक्कत है। 6 बजे भी पढ़ा लू और 9:30 बजे भी पढ़ा लू, बताओ। कर दूंगा भाई, वो बफरिंग की वजह से है, दोबारा कर दूंगा। एक बार कल देख लेते हैं, कल 6 बजे भी देख लेते हैं और 9 बजे भी देख लेते हैं, दोनों लूंगा क्लास। तो क्या करूं। देखो मैं तो मेरी तरफ से भाई, मैं तुम्हारे लिए 24 आवर्स खड़ा हुआ हूं। और ये टेक्निकल है, कभी कभी किसी टाइम पे ट्रैफिक ज्यादा आ जाता है तो बफरिंग कर जाती है क्लासे, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कल हम एक बार 6 बजे भी लाइव आएंगे। और अगर चल गई क्लास तो अच्छी बात है, नहीं है तो 9:30 का टाइम फिक्स है ना। कोई भी मैसेज मत करना। कल 6 बजे भी क्लास लूंगा। अगर लगा कि कोई प्रॉब्लम है तो मैं परमानेंट ये 6 के टाइम को हाथ जोड़ के, और इस 6 वाले टाइम को मैं जिंदगी भर के लिए हाथ जोड़ दूंगा। मैं फिर कभी 6 बजे नहीं पढ़ाऊंगा, सुबह और शाम दोनों ही टाइम में। तो कल एक बार 6 बजे और आ जाइए। बाकी का 9:30 बजे तो क्लास चलेगी चलेगी, हर हालत में चलेगी। चलो एक क्वेश्चन को पूरा कर देता हूं। यदि आपतित करण, भैया ये फिक्स कर लो, ये डायग्राम है मेरे पास। मान लीजिए मैंने ये वाली करण फिक्स कर दी, ये फिक्स कर दिया। अब मुझे घुमाना किसको, दर्पण को। कर्ण ये जो है ना आने वाले, जो इसको मत छेड़ना। अब आपने फिक्स कर लो इसको। ये, अरे केमिस्ट्री की क्लास 6 बजे स्टार्ट कर दो। ए भूतनाथ, 6 बजे अगर क्लास हो ही जाती तो मैं फिजिक्स ही पढ़ा दूंगा। बात तो बफरिंग की हो रही है कि 6 बजे क्लास ही बफरिंग करती है ना। बाकी का कल और देखते हैं, बाकी नहीं तो फिक्स है 9:30 बजे तो क्लास चलेगी भाई। किसी को मैसेज करने की जरूरत नहीं है। जो भी स्टूडेंट बाद में क्लास देख रहे हो, मैं बता दूं, क्लास अगर 6 बजे नहीं चल रही है इसका मतलब क्लास 9:30 बजे होगी, हर हालत में होगी। और क्लास मंडे टू फ्राइडे चलती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। चलिए, शनिवार के दिन क्लास होती है तो मैं मैसेज छोड़ देता हूं आपको। क्वेश्चन ये है, पूरा कर रहा हूं। ये कर्ण है, इसको फिक्स कर दो। आपतित कर्ण को फिक्स कर दो। और दर्पण को थीटा डिग्री पे घुमाना है। आपतित कर्ण को स्थिर रखकर दर्पण को थीटा डिग्री पर घुमाने पर, घुमाने पर, दर्पण को थीटा डिग्री पर घुमाने पर, या घुमाया जाए, दर्पण को थीटा डिग्री पर घुमाया जाए, घुमाया जाए तो
परावर्तन कोण का मान, परावर्तन कोण का मान 2θ प्राप्त होता है। समझा रहा हूं, रुको। 2θ प्राप्त होता है, इसको समझा रहा हूं, पहले एक बार रुक जाओ। वो ये कह रहा है कि क्वेश्चन में बोलेगा ऐसा, देखिए क्वेश्चन में वो ये बोलेगा, ये लाइन बोलेगा कि आपतित किरण को स्थिर रखकर, ये लाइन बोलेगा वो, ध्यान से सुन लो इसको। अगर वो क्वेश्चन में ये बोले कि आपतित किरण को स्थिर रख दो, ठीक है, रख लिया, और दर्पण को घुमाओ। अब वो दर्पण को कितने डिग्री पे भी घुमा सकता है, जैसे अगर वो बोले कि दर्पण को θ पर घुमाना है, घुमाना है, तो फिर परावर्तन कोण का मान डबल होगा। तो परावर्तन कोण का मान 2θ प्राप्त होगा। कैसे कैसे, सुनो अब सुनो। जैसे मैं ये कह रहा हूं, अगर वो आपसे ये कह दे कि भाई आपतित किरण को स्थिर कर दिया, अब दर्पण को 10 डिग्री पे घुमाया, दर्पण को घुमाना है, सुनो सुनो सुनो, आपतित किरण को फिक्स करो, कोई दिक्कत नहीं है गुरु जी, ठीक है, ये आपतित किरण को फिक्स कर दिया, और घुमाना किसको, दर्पण, घुमाना किसको, दर्पण को। अगर दर्पण को आप 10 डिग्री पे घुमा रहे हो, तो परावर्तन कोण का मान डबल प्राप्त होगा। परावर्तन कोण का मान कितना होगा, 20 डिग्री। परावर्तन कोण का मान कितना होगा, 20। अगर आपने दर्पण को 15 डिग्री पर घुमाया, अगर दर्पण को 15 डिग्री पर घुमाया, तो परावर्तन कोण का मान 30 डिग्री प्राप्त होगा। 2θ डबल प्राप्त होगा, डबल प्राप्त होगा। ध्यान से सुन लीजिए, अगर वो ये कहे कि आपतित किरण को स्थिर रखकर अगर दर्पण को मान लीजिए हमने 20 डिग्री पर घुमाया, दर्पण को 20 डिग्री पर घुमाया, तो परावर्तन कोण का मान 40 डिग्री प्राप्त होगा। ये थीटा 20 डिग्री पर, तो परावर्तन कोण का मान डबल 2θ प्राप्त होता। क्वेश्चन वो रिपीट करेगा और इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी का आज की क्लास आपको, मुझे लगता है कि हर शब्द हर क्वेश्चन समझ में आ रहा है। बाकी का कल भी मैं समतल दर्पण से जुड़े हुए क्वेश्चन और कराऊंगा, अभी क्वेश्चन बाकी है, ठीक है ना। कल भी हम मिलेंगे समतल दर्पण के साथ में, चीजों को याद रखिए और घबराना मत। मैं ये हो सकता है कि कोई मेरे से ये कह दे कि 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा पढ़ा दो, पढ़ा दूंगा, लेकिन कोई ये कह दो कि सर उड़ा दो, जल्दी करो गुरुजी जल्दी करो, वो काम नहीं होगा मेरे से। अगर किसी को जल्दी पढ़ना है तो मैं आपको फिजिक्स का भी रिकॉर्डेड क्लास डाल चुका हूं, आप वहां से पढ़ लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी का मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। थैंक यू, धन्यवाद।